Hello girls, this is your Shanti ma'am. Today we'll go through the roundtable conferences. The three roundtable conferences of 1930 to 32 were a series of peace conferences organized by the British government and Indian political personalities to discuss constitutional reforms in India. These started in November 1930 and ended in December 1932. They were conducted as per the recommendation of Jinnah to Viceroy Lord Irwin and Prime Minister Ramsay MacDonald, and by the report submitted by the Simon Commission in May 1930. Demands for Swaraj or self-rule in India had been growing increasingly strong. B.R. Ambedkar, Muhammad Ali Jinnah, Sir Tej Bahadur Sapru, V.S. Srinivasa Shastri, Sir Muhammad Zafrullah Khan, K.T. Paul and Miraben are key participants from India. By the 1930s, many British politicians believed that India needed to move towards dominion status. However, there were significant disagreements between the Indian and the British political parties that the conferences could not resolve. The key topic was about constitution and India, which was mainly discussed in that conferences. आज का हमारा टॉपिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि गोलमेज सम्मेलन। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन के कारणों को देखेंगे और इसके प्रभाव के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के निमित्त लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गई यह प्रथम वार्ता थी, जहां कांग्रेस एवं अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। तीनों ब्रिटिश दल लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल के प्रतिनिधि। ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य और भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन का मापदंड असमान था। ब्रिटेन की तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रतिनिधि कर रहे थे, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वाइसरॉय द्वारा मनोनीत थे तथा कुछ का मनोनयन भारतीय रजवाड़ों ने किया था। इस सम्मेलन में राज्य लोक संगठन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रतिनिधियों के मनोनयन का मुख्य आधार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा तथा उनके स्वशासन संबंधी विचार थे। इस सम्मेलन में सम्मिलित सभी दलों के प्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष पोषण में प्रयासरत थे। सम्मेलन के दौरान केवल समस्याएं व विचारार्थ विषय ही प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। वैसे भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के सम्मेलन में भाग न लेने से ये सम्मेलन अधूरा सा हो गया था। अंततः 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के ये सम्मेलन समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार का कोई भी फल नहीं प्राप्त हो सका, जिसके तुरंत बाद ही गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता किया जाता है। ब्रिटिश सरकार को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेगी तो किसी भी प्रकार का कोई भी रास्ता या कोई भी हल नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य मुख्य नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए जाते हैं।
कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसरॉय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता, इंग्लिश में गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। इस समझौते में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन इस बात पर सहमत हुए कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा, समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाएगी, मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा, किंतु वायसरॉय ने गांधी जी की निम्न 2 मांगें अस्वीकार कर दी। पुलिस जातियों की जांच कराई जाए, भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा तथा कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दों पर विचार करते समय परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे। सरकार ने कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए मनाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। इसके तहत वायसरॉय से वार्ता का प्रस्ताव किया गया। इसके तहत वायसरॉय से चर्चा के लिए आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया। गांधी जी और वायसरॉय इरविन की बातचीत 19 फरवरी 1931 से शुरू हुई। इस समझौते के बाद गांधी जी को कांग्रेस में वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना सहनी पड़ी। बड़ी कठिनाई से इस समझौते को कांग्रेस ने स्वीकार किया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इन सारे दलीलों में, इन सारे मांगों में सरकार ने गांधी जी के 2 मांगों को अस्वीकार कर दिया था। पहला मांग था जिसे अस्वीकार किया गया था वो था पुलिस जातियों की जांच कराई जाए, और दूसरा था भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सज़ा जो उनको मिली थी उन्हें माफ़ करने का जो डिमांड किया गया था गांधी जी द्वारा, इसे भी पूर्ण रूप से मना कर दिया गया था, जिसके कारण जो युवा वर्ग थे वो इस सम्मेलन से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे और उन्होंने इस कारण कराची अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखा के अपनी नामंजूरी दिखाई थी। हम लोग रुख करते हैं अपनी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तरफ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इस सम्मेलन में गांधी जी आधिकारिक रूप से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू होने के पूर्व इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मजदूर दल की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ, जिसमें मजदूर, अनुदार तथा उदार तीनों दल सम्मिलित हुए। सर सैमुअल होर भारत सचिव नियुक्त हुआ, जो पक्का अनुदारवादी था। लॉर्ड इरविन जैसे उदारवादी के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन वायसरॉय नियुक्त हुआ। इसी बीच
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था और कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार थे। सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय हितों की रक्षा करने की भरपूर कोशिश की, परंतु अंत में वे असफल होकर ही लौटे। सम्मेलन में मुख्यतः भारतीय संघ के प्रस्तावित ढांचे और अल्पसंख्यकों के प्रश्नों पर बहस हुई। गांधी जी ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और वाइसरॉय के अनावश्यक अधिकारों में कटौती की बात की, परंतु प्रारंभ से ही अंग्रेजों की मंशा ठीक नहीं थी। अतः उन लोगों ने सांप्रदायिक प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी। भारतीय सांप्रदायिक वर्ग भी गांधी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। सम्मेलन की विफलता का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने अपनी योजना रखी जो स्वीकार्य नहीं हो सकती थी। सरकारी रुख से दुखी और निराश होकर गांधी जी दिसंबर 1931 में भारत लौटे। इस बीच लॉर्ड वेलिंगटन कठोरतापूर्वक राष्ट्रीयता की भावना को दबाने में लगे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफर खान आदि प्रमुख नेताओं को गांधी जी के भारत लौटने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने पुनः आंदोलन करने की धमकी दी, अतः गांधी सहित उनके अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। पुलिस अत्याचार बढ़ गए, प्रेस पर पाबंदियां बढ़ गई और कानून के बदले अध्यादेश द्वारा शासन चलाया जाने लगा। गांधी जी ने बदलती परिस्थितियों में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई, लेकिन सरकार के सांप्रदायिक निर्णय से वे हतोत्साहित हो उठे। फलस्वरूप मई 1933 में आंदोलन को कांग्रेस ने स्थगित कर दिया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया। सारे देश में उल्लास की जगह निराशा छा गई। गांधी जी पुनः राजनीति से कटकर हरिजनों की तरफ ध्यान देने लगे। 1932 में पुनः एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, जिसे तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक किया गया। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतः प्रतिक्रियावादी तत्वों ने ही भाग लिया। भारत की कांग्रेस तथा ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गई तथा गवर्नर जनरल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की मांग रखी गई, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप ये सम्मेलन भी विफल रहा। इन गोलमेज सम्मेलनों द्वारा भारत के संवैधानिक प्रश्नों का हल ढूंढने का नाटक किया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वर्ग विशेष के हितों और सरकारी नीतियों के चलते तीनों ही सम्मेलन विफल रहे। इनकी विफलता के कारण सांप्रदायिकता का विकराल स्वरूप भी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आ गया, जिसने बाद की घटनाओं को प्रभावित किया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने गोलमेज सम्मेलनों के बारे में देखा। वी हैड गॉन थ्रू द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप लोग इस सम्मेलनों को समझिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग साइमन कमीशन को देखेंगे। थैंक यू।